स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपीपी के लिए जीके और साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए गाइस, ये अपनी सीरीज जो है ये लगातार चल रही है। हाँ, एक बात आपको और बता दें कि हमारे पास कई सारे मित्रों ने चाहे व्हाट्सएप मैसेज किया हो या फिर कमेंट्स में पूछा कि हिंदी की क्लास क्यों नहीं चलती है। भाई, हिंदी की क्लास ना चलने का मेन जो कारण है वो है कि आप सभी के सपोर्ट की कमी, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी क्लास में व्यूज़ बहुत कम आते थे और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, उसमें आप सभी लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते थे। इस वजह से मैम ने कहा कि जब इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों को तो हिंदी की क्लास क्या मतलब है। इस वजह से हिंदी की क्लास बंद है। लेकिन अगर आप सभी कहेंगे तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से क्लास शुरू करें, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि जब तक डेट वगैरह नहीं आती है तब तक आपके तैयारी में मन भी नहीं लगते हैं। लेकिन भाई, अब आपको तैयारी में मन लगाना चाहिए। मैंने आपको पूरी कन्फर्म में जानकारी दे दी है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की क्लास आपको डेली मिले तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप उस क्लास को डेली देखेंगे या नहीं। अगर आप देखोगे, अगर आप डेली क्लास को अटेंड करोगे तो भाई आपको डेली क्लास मिलेगी, जाहिर सी बात है। ओके, फिलहाल चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। और मेरे प्यारे भाई, आपका जो मेन मोटिव है वो यही होना चाहिए, किसी भी तरीके से अब की बार आपको इसमें सिलेक्शन लेना है और एक सीट पे कब्जा आपको कर लेना है। किसी भी तरीके से एक सीट पे कब्जा आपका होना चाहिए, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। मेरे प्यारे भाई, आप इस बात को जानते हैं कि अपनी एक नए सीरीज की शुरुआत हुई है और इसमें हमने अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसको कंप्लीट कर लिया है। जो मेरे प्यारे भाई मिडिवल हिस्ट्री है, इसमें जो मध्य भारत है इसमें हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत किए हैं, आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें वही क्वेश्चन है जो यूपीपी के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हों या यूपी एसआई में पूछे गए हों या फिर यूपी एएसआई में पूछे गए हों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया। आप जानते हैं कि बंगाल का जो विभाजन है ये कब हुआ था भाई। बंगाल का जो विभाजन है ये हुआ था 1905 में। और ये किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था कर्जन के समय में। हमसे पूछा गया कब आदेश दिया गया, तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन 1905 में। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं, क्योंकि कल कई सारे मित्रों ने कहा कि एक्सप्लेन कर दिया करो, भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो मैंने सोचा चलो जो दो चार क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक रहेंगे मैं उससे ज़रूर करूँगा। भाई देखो, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित किया। पूर्वी बंगाल और असम का एक भाग हुआ और जो शेष बंगाल है दूसरा भाग। ये बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, जिसमें पूर्वी बंगाल के विभाजन का मुख्य जो कारण ये अशिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करना, ये मुख्य कारण था। अगला सवाल है कि महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, बताएंगे। 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देख लीजिए, यूपीएसआई तृतीय पाली में पूछा गया सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी को। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था। इसका आंसर आप बताएंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे आप इसको समझिएगा और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था। भाई, प्रत्यक्ष परिणाम क्या था, सही आंसर हो जाएगा भारत व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक विऔद्योगिकीकरण। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये फ्रांसीसी डी अल्मीडा के द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका डी उत्तर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया।
निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया? राइट हो जाएगा डच ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा डच। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी डच बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है इसको समझिए। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। देखो जो पूना समझौता है ये कब हुआ भाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सितंबर 1932 में। कब हुआ? सितंबर 1932 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सितंबर 1932। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति भारत की स्वतंत्रता की पहली क्रांति मानी जाती है। और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस शहर से हुई थी तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर पहले बताइए और इसके बाद बताइए कि उस समय जो गवर्नर थे ये कौन थे। बहुत बढ़िया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दिया करो ताकि कम समय में सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो भी डियर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। भाई इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ, आप देखते होंगे मैंने टेलीग्राम पे भेज दी पीडीएफ। आप ये पीडीएफ से इसके एक्सप्लेन को जरूर देख लीजिएगा। मैं जो कर रहा हूँ वो तो आप देख ही रहे हैं, बाकी जो नहीं कर रहे हैं एक्सप्लेन आप उससे पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे अगला सवाल है कि 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित यानी विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुए थे? बहुत गजब का सवाल है, वैसे ही नहीं यूपीएसआई में पूछा गया है। बताओ 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जो शामिल हुए थे वो थे डॉक्टर कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जो भी डियर यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। जो भी हमारे प्यारे भैया ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये देख लो कितना गजब का एक्सप्लेन किया गया है, कितना गजब का मेरे प्यारे भाई समझाया गया है, पूरा आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसी अधिवेशन में जो एनी बेसेंट थी इन्होंने कहा था सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक दुखद घटना है, ये इसी अधिवेशन में कहा गया। अगला भूदान आंदोलन वर्ष में प्रारंभ किया गया। भूदान आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 1951 यानी कि 1951 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, भूदान आंदोलन जो है ये 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो भूमि सुधार के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन के लिए जाना जाता था। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रक्तहीन क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जानते थे? तो आप क्या कहेंगे? भूदान आंदोलन, जिसे 1991 में विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्त, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पे नए आए हैं
हैं, जो भी न्यू हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है और ये ई बुक जो है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज और कलरफुल है। थोड़ी सी आपको ई बुक दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये है आपके ई बुक की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। हाँ, एक बात आपको और बता दें कि इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। सबसे ज़्यादा वार्ता मैंने यूपी पुलिस को ही दी है। आप ऊपर देख सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, जेल वार्डर और रेडियो संवर्ग के अंतर्गत असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर। ठीक है भाई। बाकी मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पे सिलेबस है ये अपना, और यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन और लाजवाब अपनी ई बुक है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें समझाया गया है और इसमें ई बुक जो है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मुझे उम्मीद नहीं, ये पूरा विश्वास है। और भाई, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 60% डिस्काउंट के साथ आप मात्र 39 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। यह है व्हाट्सएप नंबर 8948667652, 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ से आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। या फिर UPI ID pooja.bcit05@OKSBI पे आप पेमेंट करके ई बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप परचेज कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय, भाई भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? वो थे पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? वो थे पुर्तगाली। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, पुर्तगाली। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता था? अभी थोड़ी देर पहले आपने इसे समझाया। और मेरे प्यारे भाई, आप देखे होंगे कि वो भी आपका UPSI में ही पूछा गया और ये भी आपका UPSI में ही पूछा गया। बस फ़र्क कितना है कि उसमें सीधे तौर से पूछ लिया गया कि भूदान आंदोलन कब हुआ, और इसमें घुमा करके पूछा गया कि 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ, ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया, इसे हम किस नाम से जानते हैं ये पूछ लिया गया इसमें। तो भाई वही है ना, भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया गया, मतलब ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ये भी UPSI में ही पूछा गया है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? इन व्हिच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो। इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी फ़र्ज को समझ पाओ। साइमन कमीशन जो है ये 1928 में यानी 1928 में आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन सी 1928 बता रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आप बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। साइमन कमीशन का जो गठन है ये 8 नवंबर 1927 को 7 ब्रिटिश सांसदों के समूह से किया गया था और इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। भाई गठन आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 8 नवंबर 1927 को हुआ। ठीक है। मुख्य उद्देश्य जो था इसका ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना। और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा इसका विरोध किया गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का जमकर विरोध हुआ और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए लाला लाजपत राय और अंततः 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर वर्षी हर एक लाठी की चोट
अंग्रेज़ों की ताबूत की कील बनेगी, ये उन्होंने खुद कहा था जब उनकी मृत्यु होने वाली थी। ठीक है भाई, इसी का बदला लेने के लिए साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो है ये एक तरीके से नारा बन गया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ या फिर साइमन कमीशन के विरोध में किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी, तो आप क्या कहेंगे, लाला लाजपत राय की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन थे। बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो यार, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखो, ये जो शासक थे वो थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, ये पहला गोलमेज सम्मेलन है। इसका आयोजन जो है ये हुआ था लंदन में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंदन। जो भी डियर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि अल्बुकर्क ने गोवा को डैश से अधिग्रहित किया था। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिग्रहित किया और अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा की विजय और 1511 में मलक्का पर कब्जा करने सहित कई लड़ाइयों में पुर्तगाली सेना का नेतृत्व भी किया। अपने जीवन की अंतिम 5 वर्षों के दौरान वे प्रशासक भी बने और दूसरे गवर्नर पुर्तगाली के रूप में भी उसके द्वारा कई काम किए गए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत गजब का सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखो, एक तरीके से कहा जाए तो इसको जो ये सवाल है भाई, इसमें मेरे प्यारे भाई वही बच्चे थोड़ा सा मतलब कि अलग होंगे, यानी कि वही बच्चे इसको गलत करेंगे जो नहीं पढ़े होंगे। भाई देखो, झांसी से आपसे पूछा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन थोड़ा सा इसका देखना जरूरी है। देखो, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इन्होंने 1857 में झांसी के विद्रोह जो हुआ था इसमें इन्होंने नेतृत्व किया। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनके बचपन का नाम जो था ये मणिकर्णिका था। इनका जो जन्म हुआ ये 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, मृत्यु भी इनके वाराणसी में ही मानी जाती है। इनके मतलब जो गाइस है ये इनका जन्म हुआ ये वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे भाई, समझो। इनके पिता का नाम जो है ये मोरोपंत तांबे था और माता का नाम जो है भागीरथी था। ठीक है, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनके बचपन में ही मनु कहकर पुकारा जाता था। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई और 17 जून 1858 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है, मतलब कि यहाँ पे जी के विषय जो है ये कंप्लीट हो गया भाई। और अब ये मैं साइंस पे चलने से पहले एक छोटा सा निवेदन करता हूँ भाई, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। जैसे मैम ने हिंदी की क्लास बंद कर दी है, क्या आप चाहते हैं कि ये क्लास भी आपकी बंद हो जाए? भाई मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमारी मेहनत को उत्साहित कीजिए भाई। अगर मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो उसे सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो। शेयर नहीं करते हो तो बहुत दुख होता है भाई, शेयर कर दिया करो, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा बल्कि अपना सपोर्ट बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और अपना ये परिवार बढ़ेगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगती है तो भाई शेयर ज़रूर कर दिया करो और अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, है ना। चलिए, और जो चैनल पे पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आप जानते हैं भाई, मैं आपके लिए उतने वही क्वेश्चन और उतने ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हों या यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हों। जीके तो मैं स्पेशल यूपी पुलिस में ही करवाता हूँ जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, और साइंस जो है ये एसएससी का इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि एक तरीके से मजबूरी है भाई। यूपी पुलिस में ज़्यादा साइंस नहीं पूछा जाता है क्योंकि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम ही है जिसमें साइंस के पूछे जाएंगे। बाकी मेरे प्यारे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में उतने साइंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस वजह से एसएससी द्वारा पूछे गए साइंस के क्वेश्चन में करवाता हूँ। बाकी आप जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं आपसे कह रहा है भाई, जल्दबाजी नहीं करेंगे।
देखो हर्ट्ज जो है मेरे प्यारे भाई ये है आपका आवृत्ति से हो जाएगा। डेसिबल जो है ध्वनि से है, मैक भी ध्वनि से है भाई, कैंडेला नहीं है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कैंडेला। ठीक है, देख लो यहाँ पे कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, यही दिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस लिया था, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है, और जब आपसे कह दिया जाएगा नहीं है तब आपको सभी 7 के 7 मूल मात्रक आपको याद होनी चाहिए। मूल मात्रक का मतलब ये होता है भाई कि वो स्वतंत्र हों, यानी कि वो एक दूसरे पर निर्भर ना हो। कुल मिलाकर के जो मूल मात्रक है ये हैं 7। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ का परिमाण, ये जो है ये 7 हैं, ये हैं मूल मात्रक। इनमें गाइस आप जो मात्रक है यानी कि इनका जो मात्रक है वो देख लीजिए। लंबाई का है मीटर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, समय का है सेकंड, ताप का है केल्विन, ज्योति तीव्रता का है कैंडेला और वैद्युत धारा का है एम्पियर। वैद्युत जो पदार्थ का परिमाण है, पदार्थ की मात्रा है, इसका है मोल। यहाँ पे आप गाइस इसका संकेत यानी प्रतीक देख लीजिए। मीटर को एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, एम्पियर को ए से और मोल को मोल से डिनोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। सीमेंस में किसका मापन करते हैं? CHSL 8/1/2017 में पूछा गया सवाल है। किस भौतिक मात्रा का जो मापन है ये सीमेंस में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चालकता का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता का। आगे बढ़ते हैं। मोह एक पदार्थ की इकाई है। SSC CPO 2020 में पूछा गया है। मोह जो है ये किसकी एक इकाई है? मोह जो है ये है चालकत्व की इकाई। ऑप्शन ए राइट होगा। मोह जो है ये चालकत्व की है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है 2021 में पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन का। डी उत्तर आपका राइट होगा, हाइड्रोफोन का। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लो। जैसे बोलोमीटर का उपयोग आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग जो है ये दूर स्थित वस्तुओं के उच्च तापमान को ज्ञात करने के लिए। एमीटर का तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा में हम विद्युत धारा के जो करंट है इसको मापने के लिए यानी एम्पियर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। अगला सवाल है कि रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है? रोमर पैमाने के द्वारा हम क्या मापते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा तापमान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप देख लो, रोमर पैमाना जो है जिसे ऑक्टोजेशनल डिवीज़न के रूप में भी जाना जाता है, ये एक तापमान पैमाना है। इसका गलनांक और कथनांक पानी जो है, गलनांक जो है ये होता है 0 और कथनांक जो होता है 80 डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला सवाल है कि किसी द्रव या किसी आदर्श द्रव की सायान्यता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव की सायान्यता कितनी होती है? SSC CHSL में पूछा गया सवाल है। किसी भी आदर्श द्रव की सायान्यता, भाई किसी आदर्श द्रव की सायान्यता 0 होगी। कैसी होगी? 0 यानी 0। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का मुख्य रूप से कारण क्या है? SSC JEE सिविल में पूछा गया सवाल है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण है केशिकत्व क्रिया। ऑप्शन ए राइट होगा, केशिका क्रिया। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि समान है तो पिंड तापीय समान में होंगे। यानी कि अगर क्या चीज़ समान है तो पिंड तापीय समय में होगा। भाई अगर तापमान टेम्परेचर समान है तो पिंड तापीय समय में हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला, ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले समृद्ध तंत्र यानी कि क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए। ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा सम आयतनिक प्रक्रिया यानी कि आइसोकोरिक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आइसोकोरिक या सम आयतनिक।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है। ये कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा कल के क्वेश्चंस में ये था, जब बर्फ़ जमेगी, बर्फ़ बनेगी तो जल की जो एंट्रोपी है यह घटेगी। ये मैंने कल भी आपको बताया था। सही उत्तर हो जाएगा घट जाती है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं। एसएससी एमटीएस 2021 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया सवाल है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, 7 हैं। इन्हें हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं, आप जानते ही होंगे। इन्हें हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। इसमें कौन कौन सा है वो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्ध्य के अलावा महासागर में जल के अणुओं द्वारा डैश सूर्य की प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य अवशोषित की जाती है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीली रंग की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसके संदर्भ में। निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में लौह चुंबकीय के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पे जीके और साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी आप इस ई बुक के बारे में जानते हैं, अगर आप चाहें तो 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। तो मेरे प्यारे भाई, आज की हमारी ये बेहतरीन मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। वहाँ से आप इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं उसे आसानी से देख सकते हैं। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF को ले करके इसके एक्सप्लेन सहित PDF के साथ आप अपने सभी क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर पाएंगे। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। इस बार वर्दी लेना है, हर हाल में कब्जा करना है अपनी एक सीट पर और सिलेक्शन लेकर के माता पिता का नाम रोशन करना है। मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।